हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, 5 में से 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस शांत बैठ जाएगी या पस्त पड़ जाएगी, ऐसा बीजेपी मान रही थी और कांग्रेस विरोधियों का भी यही मानना था। लेकिन फिलहाल जो माहौल है उसे देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। हर दिन कांग्रेस कोई ऐसी घोषणा कर रही है जो सुर्खियां बन रही हैं। मीडिया का एक धड़ा भले बीजेपी का गाना बजाते रहे, लेकिन उसके लिए भी कांग्रेस की तैयारियों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कांग्रेस यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एक यात्रा निकालने वाली है और 20 तारीख से, आज से लगभग 5 दिन बाद यह यात्रा निकलने वाली है। फिर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नागपुर में महारैली की तैयारी की खबर आई। इसके बाद कांग्रेस ने संसद पर हमले के बाद इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के साथ मिलकर बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई और आज कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। क्या है ये क्राउड फंडिंग, जरा ये सुन लेते हैं पहले, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कांग्रेस पार्टी, तो क्या कुछ कहा गया क्राउड फंडिंग को लेकर, जनता से पैसे मांगने को लेकर क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। एक बहुत छोटा संक्षिप्त में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ये है डोनेट फॉर देश, जिस कैंपेन के लिए अभी वेणुगोपाल जी ने बताया। कांग्रेस पार्टी ऑनलाइन क्राउड फंडिंग डोनेट फॉर देश के नाम से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मंडे को 18 तारीख को इसको लॉन्च करेंगे। और ये सीरीज ऑफ कैंपेन्स हैं। डोनेट फॉर देश एक अम्ब्रेला है जिसके अधीन सीरीज ऑफ कैंपेन्स होंगे। नेक्स्ट, सबसे पहला कैंपेन हम लोगों का इसके अंदर है, हमारे 138 वर्ष कांग्रेस पार्टी के जो पूरे हो रहे हैं, इसके लिए हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 138 रुपए, 1000 या 1380 रुपए या 13,800 रुपए या उसके मल्टीपल्स में वो देश के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर भारत के लिए आगे कार्य कर सके, इसके लिए कांग्रेस के अकाउंट के अंदर सीधे पैसे डाल दें। नेक्स्ट, इसमें हम लोग की वेबसाइट donateinc.in और inc.in जो हमारी वेबसाइट है, इससे पैसे दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, और इसमें आप देखें कि ये हमारा लैंडिंग पेज होगा जिसमें डोनेट फॉर द नेशन है, जिसमें 138 रुपए, 1380 या 13,800 के डिनोमिनेशंस के अंदर इसमें लोगों से कहा गया है कि वो इसमें दें। और सिर्फ हम नाम और फोन नंबर लोगों से लेंगे, जो फोन नंबर वेरिफिकेशन जो हमारे आगे बैंक्स हैं वो उसको करेंगे, और स्टेट का हम जानकारी लेंगे। नेक्स्ट, और इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, सभी के सभी, या स्कैन करके जो क्यूआर कोड से स्कैन करके देने की, इसमें सारी की सारी चीजों का कोई भी तरीके से डोनेट करना चाहे कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है। हमारे देश सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, शुरू में हमने मेंशन किया है कि उसको एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो कांग्रेस 138वें साल में, आप जानते हैं कि इसी 28 दिसंबर को कांग्रेस के 138 साल 138 ईयर्स हो जाएंगे और 138वें साल में आम जनता से 138 के अंक वाला दान मांग रही है कांग्रेस पार्टी, ताकि देश की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कर सके। कांग्रेस का यह दांव एक तीर से 2 शिकार करने वाला है। एक तरफ उसने देश को बता दिया है कि 70 साल राज करने के बाद भी उसके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वो चुनाव में अंधाधुंध खर्च कर सके, और साथ ही लोगों तक यह खबर भी पहुंचा दी कि मात्र 10 सालों में बीजेपी ने कितनी संपत्ति अपने लिए जुटा ली है।
कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चाय वाला और गरीबों का हितैषी होने का मिथक कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से यहां तोड़ दिया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस कदम के जरिए एक बार फिर आम लोगों के साथ जुड़ने की पहल भी की है। बीजेपी को अगर उद्योगपतियों की पार्टी कहा जाता है तो कांग्रेस अब आम लोगों की पार्टी बनकर उसका मुकाबला करेगी। और इस तरह कांग्रेस के इस कदम से देश में बन चुके दो वर्गों के बीच जो विभाजन है वो साफ हो जाता है। दरअसल कांग्रेस इंडिया और भारत के बीच के फर्क को इस फैसले से दिखा रही है। कांग्रेस यहां कह रही है कि देश फॉर डोनेशन जो है आप पेमेंट कीजिए, तो ये सबसे बड़ी बात कि यहां आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और 138 के मल्टीपल उसमें 138 या 1038 या 13,800 ऐसे आपको 1380 या 13,800 ऐसे होना चाहिए। इस ढंग से पेमेंट करना चाहिए। तो इंडिया और भारत के फर्क को इस फैसले से दिखा रही है कांग्रेस पार्टी। और अब लोग कह सकते हैं कि बहुत से कांग्रेसियों के पास काफी संपत्ति है, लेकिन कांग्रेस कुछ लोगों की नहीं बल्कि देश की जनता की पार्टी है। और यही बात आज कांग्रेस ने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाई भी है। और इसी बीच राहुल गांधी ने देश की दो सबसे बड़ी समस्या यानी बेरोजगारी और महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा है। दरअसल संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर राहुल गांधी ने, या कहें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा है कि इसके पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन यह क्यों हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है जिसे लेकर पूरे देश में उबाल है। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। और आज भले 3 दिन बाद, लेकिन राहुल गांधी उस गंभीर मसले को यहां रख रहे हैं जिस मसले पर चर्चा शायद राहुल गांधी को 3 दिन पहले कर लेनी चाहिए थी। इसलिए यह बात यहां रख रहा हूं क्योंकि जिस वक्त सदन के अंदर 2 युवा कूद पड़े थे दर्शक दीर्घा यानी विजिटर गैलरी से कूद कर वो जहां सांसद बैठते हैं वहां पर कूद के आ गए थे और पीले कलर के जो गैस है उससे वहां पूरा का पूरा जो है धुआं कर दिया था सदन के अंदर के माहौल को। और राहुल गांधी उस पूरे तस्वीर की जो उस पूरे घटनाक्रम के साक्षात यानी कि उसके वहां पर दर्शक के रूप में वो मौजूद थे। उस हिसाब से राहुल गांधी को ये बात वहां रखनी चाहिए थी, लेकिन आज देर आयद दुरुस्त आयद कह सकते हैं। राहुल गांधी ने आज अपनी बात रखी है, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे हैं। जो कुछ हुआ सदन के बाहर या सदन के अंदर वो दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन जो बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं जिसको हम लोग 2-3 दिन पहले भी कह रहे थे और इस पर हम लोगों ने इसी न्यूज पॉइंट में काफी चर्चा की है, उस बात को यहां रख रहे हैं राहुल गांधी। जरा सुनिए। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ। वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सुना आपने, राहुल गांधी मूल समस्या पर जो लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। संसद की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस समस्या की जड़ में युवाओं की समस्या तो है ही। और इस समस्या पर कांग्रेस लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी तैयारियों में भी लगी हुई है। और तैयारियां क्या? तो इन तैयारियों के साथ साथ एक तैयारी जहां वो क्राउड फंडिंग की बात कर रही है, महारैली की बात कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की बात भी हो रही है। दोस्तों, कांग्रेस अपनी तैयारियों में दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के सेकंड पार्ट यानी दूसरे हिस्से को भी जल्द शुरू करने वाली है। कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। इस बार यह यात्रा हाइब्रिड होगी, यानी पैदल और गाड़ियों के साथ यह यात्रा कई जन चौपालों और नुक्कड़ सभाओं के साथ पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगी। इधर आज से ठीक 3 दिन बाद इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने वाली है और उसमें अगली रणनीतियों पर चर्चा भी होगी। यानी पूरी तरह से कमर कस चुकी कांग्रेस अब आगे कैसे जनता को लुभा पाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। मगर इतना साफ है कि इस बीच मोदी कमजोर नजर आ रहे हैं। अब आप आश्चर्य करेंगे कि 3 राज्यों में जीतने के बाद भी मोदी कमजोर नजर आ रहे हैं। किस चश्मे से देख रहे हैं भाई आप कह सकते हैं।
लेकिन वो किस चश्मे से हम देख रहे हैं उसकी चर्चा आगे हम जरूर करेंगे कि कैसे कमजोर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के सामने, या कांग्रेस की तैयारियों के सामने, या बीजेपी के अंदर खाने ही मोदी कैसे कमजोर हो रहे हैं। ये तमाम बातें इस चर्चा में हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में यही चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस ने अपने तरकश से ऐसे तीरों को छोड़ दिया है जिनके निशाने से बच पाना अब बीजेपी के लिए संभव नहीं होगा। क्या मोदी को हराने का मेगा प्लान तैयार हो चुका है? कांग्रेस ने क्या चल दी है नई चाल? कौन कौन से चाल, बहुत सारी प्लान, बहुत सारी बातें यहां रख चुका हूं। आइए इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज शनिवार का दिन है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रवण गर्ग साहब आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने समय निकाला। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी आपका स्वागत है। और एक लंबे अंतराल के बाद वरिष्ठ पत्रकार, तेज तर्रार पत्रकार शिविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिविंदर सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ 2 हमारे और साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों, और जब बातें करते हैं हम तो आप ईवीएम की चर्चा जरूर छेड़ना चाहते हैं। उसकी चर्चा तो हम करते रहेंगे, जैसा हर प्रोग्राम में मैं करता हूं कि ईवीएम और उसकी चर्चा क्यों ना हो। वहीं से तो इस लोकतंत्र की मजबूती का पाठ हम पढ़ते हैं। लेकिन उसके अलावा जो कुछ चल रहा है, विपक्षी दल अगर मजबूत होते हैं तो हम खुश होते हैं, और होना भी चाहिए। पत्रकार का काम यही है, विपक्ष का साथ देना। हम साथ दे रहे हैं, खुले तौर पे देते हैं। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। बहुत सारी बातें कांग्रेस की जो प्लानिंग है, जिसमें आज क्राउड फंडिंग की बात कांग्रेस ने की है। राहुल गांधी ने 3 दिन बाद ही सही, लेकिन जो बातें रखी हैं संसद के अंदर, जो युवाओं ने जो कुछ किया, 4 में से टोटल 7 में से 6 अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, शायद 7वां भी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन गिरफ्तारी, उनके ऊपर यूएपीए लगाना, उनके ऊपर केसेस चलना, उनकी छानबीन करना, जांच करना, जो काम है जांच एजेंसियों का वो कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एक बात जो है, जो राहुल गांधी आज कह रहे थे, वो युवाओं के बीच जो बेरोजगारी का आलम है, वो देश में जो महंगाई है वो, और उसके साथ साथ उसी महंगाई के बीच में कांग्रेस क्राउड फंडिंग भी कर रही है। इन 2 मसलों पे पहले आपकी ओपनिंग प्रतिक्रिया चाहता हूं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, मैं बात उस क्राउड फंडिंग से करूंगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। कांग्रेस इस देश के आजादी के आंदोलन के समय की पार्टी है। आज खैर जिक्र उन्होंने तिलक स्वराज फंड का किया। डेफिनेटली जनता के थोड़े थोड़े पैसे से मिलकर के वो फंड बना और कांग्रेस पार्टी उसी के जरिए आगे बढ़ती है, आजादी हासिल करती है। आगे चल करके कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक सत्ता संभाली और इस देश के समावेशी विकास में एक बड़ा योगदान दिया। जो लोग नेहरू को कोसते हैं वो दरअसल नेहरू को लेकर के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि वो नेहरू ने क्या किया, इस देश को कैसे बनाया, कि जिसको तोड़ने में हमको लंबा वक्त लग रहा है। इतना मजबूत देश नेहरू ने शुरू किया। अब जो कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है इसलिए वो कर रहे हैं। ये मैंने देर की बात इसलिए की कि जब लोग आपको पैसा देते हैं तो एक तो वो उस विचारधारा के साथ कनेक्ट करते हैं, वो उसे अपनी पार्टी के रूप में देखते हैं। और ये भी शायद उसमें है कि हर मोहल्ले में या कहीं वार्ड में 10-10 घरों तक कार्यकर्ता जाएंगे, तो एक जोड़ने का तरीका भी होता है। ये सिर्फ फंडिंग का मसला नहीं होता है, आप अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी से लोगों को कनेक्ट भी करते हैं। लेकिन जो बड़ी चुनौती इस समय कांग्रेस पार्टी फेस कर रही है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलती है, वो असल में दुनिया की सबसे मालदार पार्टी, ऐसी पार्टी कि जिसको इतना चंदा मिल रहा है जिसका कोई ब्यौरा नहीं है, और वो चंदा कहां से आ रहा है, कौन लोग दे रहे हैं, उसके बदले में सरकार कितना फायदा उनको पहुंचा रही है,
उसके बरक्स जब आप जनता से पैसा लेते हैं तो ऑब्वियस है कि जनता के लिए काम करते हैं। आप अगर अडानी से पैसा लेंगे तो अडानी के लिए काम करेंगे। तो ये जन पक्षधरता के प्रति भी आपकी कोशिश होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है, इस रूप में मैं ऐसे देखता हूं। दूसरा, राहुल गांधी आज के तारीख में इस देश के उन नौजवानों के बड़े नायक हैं जिन्हें रोजगार चाहिए, जो महंगाई से परेशान है। वो भक्त मंडली के नायक नहीं है। अब वो ऐसे ऐसे भक्त आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि 500 रुपए में भी पेट्रोल मिलेगा तो भी हम खरीदेंगे, नौकरी मिले चाहे ना मिले तो भी हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। उनको छोड़ करके राहुल गांधी उन तमाम नौजवानों, किसानों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों के नेता हैं जिनके कंसर्न लगातार राहुल गांधी उठाते रहे। और राहुल गांधी ने बिना किसी डर के, और ये वही व्यक्ति है जब डरो मत के नारे के साथ भारत जोड़ो यात्रा करता है। आज भी राहुल गांधी ने जो बात कही है वो बिना किसी डर के कही है, वरना जो सत्ता तंत्र है वो इस जुगत में है कि कैसे अगर कोई इनके मुद्दे की बात करे तो उन पर हम अरबन नक्सल होने का ठप्पा लगा दें, उन पर देशद्रोही होने का ठप्पा लगा दें, उनसे यह कह दें कि साहब जो संसद भवन में जिन्होंने घुसपैठ की आप उनका साथ दे रहे हैं। बिना इसकी चिंता किए राहुल गांधी ने आज उनके मुद्दों को उठाया कि असल में जो इस देश की सबसे बड़ी चिंता है महंगाई और बेरोजगारी की, ये जो नौजवान गए पार्लियामेंट में जिन्होंने ये कोशिश की, ये धृष्टता की, ये हिम्मत की कि हम ऐसा करें, तो वो क्यों अपना जान जोखिम में डाला। वहां पर मान लीजिए सुरक्षा कर्मी गोली मार देते तो क्या होता जी? ये किसी को क्या पता था कि ये लोग कौन है? तो उन्होंने तो अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने मुद्दों को उठाने की कोशिश की। और राहुल गांधी अगर उनके मुद्दों को उठा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये वही निडर व्यक्ति है और यही व्यक्ति है जो उन मुद्दों की बात कर सकता है बिना इसकी चिंता किए हुए कि लोग क्या लेबल लगाएंगे, क्या अमित बाल में ये लिखेंगे और क्या वो 2 रुपए में ट्वीट करने वाले लोग राहुल गांधी का किस तरह से चरित्र हनन करेंगे। बिना इसकी चिंता किए राहुल गांधी ने यह बात कही है जो मुझे लगता है कि देश के पूरे कंसर्न के साथ जुड़ती है, लोगों से राहुल गांधी कनेक्ट कर रहे हैं। रिजल्ट का छोड़ देते हैं हम कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, उसकी एक सूरत यह भी है कि 5 राज्यों के चुनाव में 10 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिले, ये भी एक उसका सूरत है। जी राजीव जी, 10 लाख वोट 5 राज्यों में से 4 राज्य और उसमें 10 लाख वोट ज्यादा मिलना, और ये भी एक कांग्रेस की मजबूती को यहां दर्शाता ही है। 40% वोट कांग्रेस का इंटैक्ट रहना, लेकिन साथ साथ कांग्रेस अब क्राउड फंडिंग की तरफ जा रही है, यानी कि जनता से पैसे लेना ही नहीं बल्कि जन जन तक, हर दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कांग्रेस करेगी। और इसके अलावा कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जनवरी पहले सप्ताह से करने की पूरी प्लानिंग, उसकी घोषणा भी नहीं हुई है। हो सकता है कि अभी जो 3 दिन बाद इंडिया गठबंधन की बैठक है वहां से ये बातें निकल के आए। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल बार बार हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो पूछते हैं, हमारे तमाम साथी पूछते हैं कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ईवीएम को लेकर आंदोलन कब छेड़ेगी कांग्रेस या विपक्ष कब छेड़ेगा? ये भी बड़ा सवाल है और इस पर हम भी चाहेंगे कि जो हमसे पूछ रहे हैं ये हम सीधे कांग्रेस या विपक्ष की तरफ भी रखते हैं कि आप कब छेड़ेंगे ईवीएम पे आंदोलन। चलिए ईवीएम की भी बात करें, लेकिन आज जो बात हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या इन तमाम तैयारियों के साथ मोदी को हराने का मेगा प्लान तैयार कर चुकी है? और मोदी को अगर हराना है तो नॉर्थ इंडिया में कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस आगे या जो विपक्ष है वो आगे बढ़ सकता है? नॉर्थ इंडिया की राजनीति को शिविंदर सिंह जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पंजाब और आसपास की चीज़ों को तो और भी अच्छी तरह से जानते हैं। शिविंदर जी, आपके पास ही आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए यहाँ से? अभी अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं, 3 राज्य हिंदी पट्टी के जीतकर बीजेपी बल्ले बल्ले कर रही है। अपने हिसाब से मोदी जी ने तीनों राज्यों को बिल्कुल जैसे किचन ही नहीं पूरे के पूरे घर के तमाम बिस्तर बर्तन सब कुछ बदल डाले, वैसे बदल डाले। अब ना वसुंधरा राजे सिंधिया दिखाई देंगी, ना अब शिवराज सिंह चौहान दिखाई देंगे। रमन सिंह ने कभी ऐसी कोई चुनौती पेश ही नहीं की थी, तो उनकी बात वैसे भी दूर है और वो विधानसभा के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। उस हिसाब से भी
लेकिन क्या यहां चुनौतियां नजर आ रही हैं आपको? ये जो तैयारियां दिखाई दे रही हैं, इनको किस रूप में देखा जाए? इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता एक साथ एक मंच पे दिखाई देते हैं और कहते हैं कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं और 19 तारीख को वो मजबूती आप और देखेंगे। जब इस गठबंधन के लोगों से, नेताओं से बात होती है तो 19 तारीख का वो बताते हैं कि देखिएगा उसके बाद हम लोग कितनी मजबूती के साथ फील्ड में उतरने वाले हैं। कैसे देखा जाए? आप चूंकि फील्ड में रहते हैं इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ होते हुए और क्या कुछ लोग बोल रहे हैं? शिविंदर जी। राजीव रंजन जी, बात यह है कि मैं कोई झूठी मतलब खुशफहमी पालने की जगह जो तल्ख हकीकतें हैं उनके रूबरू होना ज्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि अभी सूरत-ए-हाल जो हमारे मुल्क की है वो ये है कि भाजपा जो सत्ता में काबिज है उसका डेमोक्रेसी में बिल्कुल यकीन नहीं है, ये हमें भी पता है। और जितनी भी हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको वो खत्म किया जा रहा है और लोगों के अंदर एक ऐसा विचार पैदा किया जा रहा है कि लोग खुद कह रहे हैं कि हाँ जी कुछ भी है। जैसे अभी हमारे एक सज्जन ने बोला था कि हमें पेट्रोल चाहे महंगा हो जाए कोई बात नहीं, हमारी देशभक्ति चमक रही। देशभक्ति है क्या, कौन सी भी है, कैसी है, वो मतलब वो अलग विषय है। इस तरह की जो रणनीति मुझे लग रही है, जैसे कि पूरा जो हिंदी पट्टी है जिसे हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, वहां तो वो अपना हिंदू तब करे, और जहां उनकी दाल नहीं गलेगी वहां उन्होंने 9 साल मरा हुआ 9 साल तक मार रखा जो एनडीए को पैदा कर दिया। तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं इनके साथ लड़ने के लिए। यदि कोई लड़ना चाहता है, चाहे वो कांग्रेस हो या विपक्ष हो या अपना इंडिया अलायंस है, तो उनकी रणनीति पहले तो ये देखनी पड़ेगी कि जैसे हम 2019 का जो चुनाव है आपने देखा, वहां से हमें एक सीख मिलती है कि वहां में 19 के चुनाव में भी ऐसे कई राज्य थे और ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी थी जिनको मोदी का न्यू इंडिया, इनवाइटेड कॉमों में न्यू इंडिया नहीं पसंद था। फॉर एग्जांपल कश्मीर था, पंजाब था, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य थे और साउथ के कुछ राज्य थे, और कई ऐसी कम्युनिटी है जो मोदी के नए हिंदुस्तान में फिट नहीं आती। मुस्लिम नहीं आते, आदिवासी नहीं आते, दलित नहीं आते। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का वो विपक्ष जो चाहता है कि हम बदल बनना चाहते हैं, उन्होंने इनको कितनी अपनी प्रतिनिधित्व दी है अपने बड़े ओहदों पे, इनके पास कब गए हैं? यदि मुसलमानों पे भीड़ पड़ती है आप कब उनके साथ खड़ोगे? आपको उनके साथ जाना पड़ेगा पहली बात, क्योंकि आप यदि हिंदू तब को काटने के लिए सॉफ्ट हिंदू तब जहां हिंदू तब वाली ही पॉलिटिक्स अपनाओगे उसमें से आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी हमने ये देखा, जैसे कि समय समय पे कमलनाथ के जो बयान आते रहे हैं या कांग्रेस के भूपेश बघेल जी भी करते रहे हैं, वो कोई इसी कारण है कि आप उनके हथियार से लड़ोगे नहीं होगा भाई। आपको वहां 13 कानून को जो आपने वादा किया था वो अच्छी तरह से मजबूत करना चाहिए था। अब राहुल गांधी निकले हैं, क्राउड फंडिंग एक अच्छी चीज है क्योंकि आप लोगों से जुड़ सकते हो, क्योंकि बीजेपी को तो बड़े बड़े सरमाएदार चंदा देते हैं। आप लोगों को कह सकते हैं कि ये जो आपसे पैसे लेंगे तो हम आपसे बात करेंगे, पर इसके साथ साथ आपको अब याद रखिए कि आपका मुकाबला संघ से है जो कि एक फासिस्ट सोच वाली धਿਰ है, जो कि 12 महीने 30 दिन 24 घंटे एक्टिव रहती है। अब विरोधियों को एक तो इसी तरह एक्टिव भी रहना पड़ेगा और अपना विचार जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का विचार है, जो सेक्युलरिज्म का विचार है, जिन लोगों को जिताना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ इतने सालों में ये दिक्कत रही है कि हम लोगों को जो आजादी आंदोलन के साथ हमारे अंदर एक चेतना आई थी, वो चेतना कौन सी थी? हमारे अधिकारों की चेतना, लोकतांत्रिक चेतना, ये चेतना को आगे ले जाने का काम करना था जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं किया। इसी कारण के संघ जैसा और बीजेपी जैसी जो ताकतें हैं आगे आ गई। अब वो काम हमें दोबारा सिरे से करना होगा और मेरा तो ये भी मानना है कि 9 साल में जिस तरह का माहौल खराब कर दिया गया, मान लो कि बीजेपी कल सत्ता से चली भी जाती है तो भी हमें दोबारा उसी जगह आने में काफी टाइम लगेगा। सो मुझे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ सत्ता को तब्दील करने की नहीं है, जो मुआशरे में नफरत की जो राजनीति हो गई है उससे लड़ने के भी है। इसलिए जो विरोधी धਿਰ कहती है, विरोधी पार्टी के विपक्ष कहता है कि हमने इसको चेंज करना है, सिर्फ मसला चेंज करने का नहीं है, आपके मुआशरे का जितना नुकसान 9 सालों में हो गया उसकी भरपाई के लिए भी आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आप कह रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि न सिर्फ अपनी लड़ाई या
क्राउड फंडिंग के जरिए जो बातें आप रख रहे हैं, बल्कि एक गंभीर लड़ाई है ये। उस गंभीरता के साथ इस चुनौती को जो सामने वाली पार्टी दे रही है, सत्तारूढ़ दल दे रहा है, उसको स्वीकार करना होगा। उस हिसाब से आपको कूदना पड़ेगा और अभी बहुत कुछ बाकी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम कुमार जी भी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और श्रवण गर्ग साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गर्ग साहब, आपके पास ही आना चाहता हूं। क्राउड फंडिंग से लेकर भारत जोड़ो यात्रा तक जो तैयारियां हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक है अभी, और महारैली है, वो भी संघ मुख्यालय जहां यानी कि नागपुर में कांग्रेस पार्टी की महारैली 28 दिसंबर को अपने 138वें स्थापना दिवस पर। कहा यह जा रहा है कि 10 लाख इसमें इकट्ठा करने का टारगेट है कांग्रेस का, और यहां से बिगुल बजाना यानी कि सीधे चुनाव में कूदना, ये माना जा रहा है कांग्रेस के लिए। तो इन तमाम तैयारियों के बीच कैसे लगता है आपको, दक्षिण से लेकर उत्तर तक अगर देखा जाए, क्योंकि अब 5 राज्यों के रिजल्ट के बाद कई कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के समर्थक थोड़े मायूस नजर आते हैं गर्ग साहब, कि पता नहीं आगे क्या होगा, ऐसी बातें करते हैं। और इसलिए भी ये समझना जरूरी है कि धरातल पे चल क्या रहा है। जो पॉइंट यहां शिविंदर जी उठा रहे थे, बहुत वैलिड पॉइंट, कि कैसे समाज को बांटा गया है, और वो चुनौतियां भी यहां झेलनी है, उन चुनौतियों का सामना करना होगा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भी। इन तमाम चीजों को रखा जाए तब कहां देखते हैं आप सत्ता पक्ष को और विपक्ष को? देखिए राजीव जी, एक तो सबसे पहले आज 16 दिसंबर है। 1971 में हम लोगों ने पाकिस्तान पर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश ने जीत हासिल की थी, और आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चाहे सरकार याद नहीं कर रही हो, हम लोगों को तो याद करना चाहिए देश के सैनिकों की बहादुरी के लिए और इंदिरा गांधी की बहादुरी के लिए। और इसी जीत के बाद फिर हमको पता है कि अटल जी ने क्या कहा था। आपके तीनों मुद्दों पर मैं बात करता हूँ। ये जो 3 राज्यों में हार की बात है, ये कुप्रचार किया जा रहा है, और इस प्रचार में हमारे भी जमात के कई लोग शामिल हो गए, और वो ऐसा मानते हैं कि ये बहुत बड़ा धक्का है। चुनाव के 3-4 महीने पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि कांग्रेस को जानबूझकर के इन राज्यों में हारना चाहिए, और उस ट्वीट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। मैंने ये कहा था कि 2018 में कांग्रेस जीत गई थी तीनों राज्यों में, और इतनी ज़्यादा अपने आप में मशगूल हो गए थे ये नेता कमलनाथ और भूपेश बघेल और अशोक गहलोत, कि लोकसभा का जो चुनाव था 3 महीने बाद ही, 4 महीने बाद ही, उसमें इनका बिल्कुल सफाया हो गया था। और राहुल गांधी ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हार के बाद, जिसमें इस्तीफा दिया था, उसके बाद जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया था वो यही लोग थे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया विधानसभा का। ये लोग अगर जीत के आ जाते राजीव जी, और 2024 का लोकसभा चुनाव इनके नेतृत्व में होता, तो जो लोग आज कांग्रेस की हार की आलोचना कर रहे हैं वो शायद उस समय आत्महत्या कर लेते हैं जी। इन लोगों को खुश होना चाहिए, कांग्रेस हार गई। और ये लोग जो थे, जो कांग्रेस की हार के जिम्मेदार थे 2019 में और इस विधानसभा में हार के जिम्मेदार हैं, वो लोग अब गायब हो जाएंगे। एक नई कांग्रेस का जन्म मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाला है। दूसरा ये कि तीनों राज्यों में जो बीजेपी है वो अपने शीर्ष पर है। वहाँ छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, मध्य प्रदेश में 29 में से 28,
राजस्थान में 25 में से 24 सीटें उसके पास हैं, 65 में से 61 सीटें उनके पास है, तो और उनको क्या प्राप्त करना है? अब तो कांग्रेस को प्राप्त करना है इन तीनों राज्यों में। बीजेपी को तो अपनी सीटें इज्जत बचाना है, और जो लोग कांग्रेस को लेकर डिप्रेस्ड हैं उनको खुश होना चाहिए कि अब उनके साथ वसुंधरा राजे भी खड़ी हैं और शिवराज सिंह भी खड़े हैं, और ये जो तीनों मुख्यमंत्री हैं ये बिल्कुल जीरो से इनको शुरू करना है, और इनके खजाने खाली हैं। तो इसलिए ये तो कांग्रेस के रिवाइवल का जन्म है, जिसको कहते हैं ना फिनिक्स के राख से पैदा होने की बात है तीनों राज्यों में। तो इसलिए ये तो बहुत शुभ काम हुआ है, तीनों राज्यों में कांग्रेस हारी है। इनको जश्न मनाना चाहिए ना, तेलंगाना में जीत गई है, इनको जश्न मनाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अगर आप देखें तो राजस्थान में 200 सीटें होते हुए भी बीजेपी को कम सीटें मिली है, और राजस्थान में मध्य प्रदेश में 230 सीटें होते हुए भी कांग्रेस को की हार बढ़ी हुई है। 8% वोट बढ़ा है कांग्रेस का, बीजेपी का जी। उसका क्या कारण है? उतना वोट शेयर क्यों नहीं बढ़ा राजस्थान में? उतना वोट शेयर बीजेपी का क्यों नहीं बढ़ा छत्तीसगढ़ में? तो जो लोग, ये बड़ा स्पॉन्सर्ड है, ये जो रुदाली है ना, ये किराए के लोग जो रो रहे हैं, लाकर रुलाया जा रहा है उनको कि आप कांग्रेस की हार पर विलाप कीजिए, जिससे कि देश की जनता को ये मैसेज पहुंचे कि कांग्रेस का सब कुछ सिंदूर खत्म हो गया, लुट गया है। ये एक नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, ये बीजेपी का भय जो है इसमें वो दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब हारने के चांसेस हैं सब जगह। आप देखिए कि पिछले 2019 के चुनाव में कर्नाटक में ये लोग जीते थे 25 सीटें। इस समय कर्नाटक में कौन सी हुकूमत है? तेलंगाना में 4 सीटें जीते थे, वो इस समय कौन सी हुकूमत है? हिमाचल में 4 सीटें जीते थे, इस समय कौन सी हुकूमत है? बिहार में जो सीटें ये जीते थे, 17 सीटें जीते थे 40 में से, तो उस समय नीतीश कुमार इनके साथ थे। महाराष्ट्र में 23 सीटें जीते थे, तो उस समय शिवसेना, संयुक्त शिवसेना उद्धव के नेतृत्व में इनके साथ खड़ी हुई थी। वो लोग जो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार से परेशान हैं, उनको तो बात इस बारे में करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों? उनको सवाल पूछना चाहिए ना कि भाई जी, हिंदू अगर 95% हिमाचल में है तो वहां क्यों हार गए आप? 84% तेलंगाना में है, क्यों हार गए? 85% कर्नाटक में है, तो आप क्यों हार गए? ये मामला हिंदुत्व का नहीं है, ये मामला कांग्रेस का जो हार हुई है वो लीडरशिप की हुई है, लोकल लीडरशिप की। अगर तेलंगाना जैसी टीम होती इनके साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान में, या कर्नाटक जैसी टीम होती, कोई रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार होते, ये नहीं होता। इन्होंने ठीक कहा, शिवेंद्र जी ने, कि आप भगवा वस्त्र पहनकर और सॉफ्ट हिंदू के दम पर चुनाव लड़ रहे थे मध्य प्रदेश में, तो कैसे जीतेंगे आप? छत्तीसगढ़ में आप बीजेपी को हराना चाहते थे सॉफ्ट हिंदुत्व से, तो कैसे हराएंगे? वो हार्ड हिंदुत्व चला रहे थे ना छत्तीसगढ़ में, वो
लव जिहाद, घर वापसी, धर्म परिवर्तन, ये सारे मुद्दे ले रहे थे। जी। इनसे मुक्ति मिल गई है। जैसे कहते हैं ना, बीमारी में मोटापा कम हो जाता है, चर्बी छट जाती है, ये चर्बी छट गई है कांग्रेस की। और जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पैदल चलने वाले लोग हैं, जो दौड़ सकते हैं, ये तो 1 किलोमीटर में नहीं चल सकते। आप क्या समझते हैं? ये कमलनाथ, या आपने देखा इनको चलते हुए? पहली भारत जोड़ो यात्रा में कितनी दूर चले थे ये लोग? या अशोक गहलोत की, आप तो थे वहां साथ में जी। ये जो क्राउड फंडिंग है राजीव जी, ये भारत जोड़ो यात्रा है। क्राउड फंडिंग जो है ना, ये आम नागरिक के साथ भारत को और कांग्रेस को या सत्ता परिवर्तन के मिशन को जोड़ने की कवायद है। और इससे पता चलेगा, जी। अगर राहुल गांधी गौतम अडानी को मिलने का टाइम दे देते और अंबानी को दे देते, तो क्राउड फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या जरूरत पड़ती? बीजेपी को क्राउड फंडिंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? बीजेपी डरती क्यों है वो बताने से कि वो चंदा उसको कहां से मिला, किसने दिया? बीजेपी चंदे के लिए ऐसी घोषणा क्यों नहीं करती जैसी माकन ने की कि आप क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से किसी भी तरह से कर सकते हैं, 18 साल से ऊपर के हों? क्यों नहीं करते? आप इतनी सीक्रेसी क्यों पालते हैं? ये लड़ाई जो है राजीव जी, ये एक क्रूशियल फेज में पहुंच गई है। और हम लोगों को बजाय कांग्रेस की पीठ पर कोड़े बरसाकर उसकी पीठ को लहूलुहान करने के, हमको ये बात करना चाहिए कि जो विपक्ष था 2019 में कहां खड़ा था और अब कहां खड़ा है। आप कल्पना कर सकते थे कि 2019 में ये जो बच्चे घुसे हैं पार्लियामेंट में अपनी मांगों को लेकर, हालांकि उनका तरीका गलत है, तो उन्होंने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया देश के लिए। इन बच्चों ने देश के लिए संकट पैदा कर दिया राजीव जी, कि ये सरकार और ज्यादा सख्त हो जाएगी नागरिकों के प्रति और नागरिक अधिकारों के प्रति। बच्चों ने जो नुकसान किया है वो मांग उठाने का नहीं किया। जिस तरीके से इन्होंने किया है, इनको, सरकार को एक हथियार मिल गया है कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए वो किसी भी तरह से कर सकती है। ये नुकसान किया बच्चों ने। तो मतलब 2001 में जब बीजेपी की हुकूमत थी, एनडीए की थी, और जब जो आतंकवादी घुसे थे हथियारों के साथ जी, और 8-9 लोगों को मारा था उन्होंने, जिसमें 5 पुलिस कर्मी थे, 2 सिक्योरिटी के लोग थे, गार्डनर था, उसकी बात नहीं करती बीजेपी। सवाल ये है कि जो राहुल गांधी ने कहा आज बेरोजगारी का मुद्दा, बच्चे क्या उठा रहे थे वहां, यही तो उठा रहे हैं, बेरोजगारी की बात। ये बच्चे आतंकवादी तो है नहीं। इनके ऊपर अपराध कायम होना चाहिए। एक सुरक्षा को तोड़कर ही घुसे हैं अंदर, पार्लियामेंट में घुसे हैं। जो अपराध होता है वो तो है, पर आप जिस तरह से
वो एक जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं छोटी सी घटना है। विजय वर्गीय साहब कह रहे हैं संसद में घुसपैठ छोटी सी घटना। बड़ी घटना कौन सी है? इनका क्या मानना हो सकता है, ये बड़ी घटना पुलवामा है, क्योंकि चुनाव पुलवामा से जीता जा सकता है, इससे नहीं जीता जा सकता। जी, बीजेपी कमजोर हो रही है, बहस अब इस पर होना चाहिए। बहस इस पर होना चाहिए कि 3 राज्यों के जो नेता हैं जिनको दरकिनार किया गया है, उनके चेहरे देखना चाहिए। शिवराज सिंह को देखना चाहिए, जगह जगह जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से ज्यादा पॉपुलर तो शिवराज सिंह है इस समय मध्य प्रदेश में। डरना चाहिए बीजेपी को। ये स्पॉन्सर्ड विलाप है कि कांग्रेस हार गई। कांग्रेस का हारना बहुत अच्छा है। मेरा कहना है कि कांग्रेस जानबूझ करके हारी। राहुल गांधी ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं से कि हमको तीनों जगह हारना है, इसलिए हार गए। अब आप बताइए क्या कहना पड़ता। मैं इसमें हारने में राहुल गांधी का षड्यंत्र मानता हूं कि वो हार नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि अगर जीत गए विधानसभा तो ये लोकसभा में हम हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने हरवाया अपनी पार्टी को। अब आप बताइए क्या कहना है, क्योंकि वोट शेयर तो कम हुआ नहीं जी, एक जगह तो बढ़ा है, एक जगह कम हुआ है। कमिटेड वोट तो भी कांग्रेस का कायम है। तो आप ये क्यों नहीं मानते कि राहुल गांधी चाहते ही थे हार जाएं? वो इसीलिए चुनाव प्रचार उन्होंने तेलंगाना की तरह नहीं किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में गए नहीं। 4.5 साल तक पायलट और अशोक गहलोत आपस में लड़ते रहे, और 6 महीने में वो चाहें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनको आके जिता दें। आपको भी पता चला होगा ना कि अशोक गहलोत के ओएसडी ने कहा कि ये गहलोत साहब तो हार नहीं चाहते थे चुनाव। मुख्यमंत्री का ओएसडी कह रहा है कि हारना चाहते थे। बताइए इसके पीछे कुछ सच्चाई तो होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल राजीव जी, आपकी डिबेट में अब ये जो बात होना ही नहीं चाहिए, हारने का डिप्रेशन और हारने का दुख, इसको आप मानकर चलिए कि ये जानबूझ करके विलाप किया जा रहा है, और ये भी स्पॉन्सर्ड है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। क्योंकि बीजेपी की तेलंगाना में और मिजोरम में आपने देखा ना, एनडीए का घटक था जो सरकार थी वहां जी, वो जो हुकूमत थी वहां मिजोरम में, एनडीए का घटक सफाया हो गया। और अब आप देखना एनडीए ये इनकी नॉर्थ ईस्ट में क्या हालत होती है, असम से लगा के मणिपुर और त्रिपुरा में। ये तो जश्न का टाइम है। ये कोई क्राउड फंडिंग भी भारत जोड़ो यात्रा है, और भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी जब झोला लेके चलेंगे, जनता से पैसा इकट्ठा करेंगे, तब आप देखना जनता क्या देती है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और बहुत एक अलग डायरेक्शन में जो इंगित कर रहे हैं आप इस पूरी चर्चा को, वो बहुत शानदार चर्चा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों। और श्रवण गर्ग साहब जो बातें यहाँ रख रहे हैं कि 3 राज्यों में जो जीत वाली बात या हार वाली बात, बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार, और इस पर जो विलाप हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, जितनी भी बातें हुई वो क्यों की जा रही हैं, कैसे की जा रही हैं, इसके क्या फायदे बीजेपी को हैं और इसके क्या फायदे या नुकसान कांग्रेस को हो सकते हैं, इन तमाम मसलों पे चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन क्राउड फंडिंग एक ऐसा हथियार साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए, जो आने वाले समय में महीने, 2 महीने, 3 महीने में कांग्रेस को जन जन तक पहुंचा सकता है। और ऐसे में अगर फर्स्ट वीक से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत हो जाती है तो ये मानिए कि सोने पे सुहागा वाली जो बात कहते हैं वो होगी। प्रेम कुमार जी, आपके पास जरा आना चाहता हूं, समझूं आपसे भी कि कांग्रेस कमजोर है कि मजबूत है, वो अब आगे की तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी कैसे कमजोर हो रही है, इस तरफ भी देखा जाए, इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। अपने तमाम बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगाना और
सब कुछ एक साइड से, एक जगह से गवर्न होना, और कहा जाए कि हमारे यहाँ बिल्कुल सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। पर्ची किसी के हाथ में देखते हैं और जो पर्ची हाथ में लेती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी जरा चौंक जाती हैं नाम पर्ची खोलकर देखने के बाद। क्या कुछ कहता है ये सब। और यहाँ से जरा आगामी चुनाव 2024 के चुनाव पर भी आपका फोकस समझूंगा, लेकिन कैसे आपको लगता है कि यहाँ जो बात जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और मैं शुरुआत में अपने प्रस्तावना में उस बात को रख चुका हूं कि मोदी कमजोर हो रहे हैं, उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। गर्ग साहब जो बात कह रहे थे उस पर कैसे कमजोर देखा जाए, आपका नजरिया। राजीव जी, 2019 और 2024 और उसके ठीक पहले की पृष्ठभूमि को देखें तो 2019 में जो घटना घटी थी, शायद श्रवण गर्ग जी वही बताना चाह रहे हैं कि 3 राज्य कांग्रेस जीत गई थी और उसके बाद एक देशव्यापी गठबंधन जो होना चाहिए था नहीं हुआ था। कांग्रेस ने समझा था कि शायद हम अकेले नरेंद्र मोदी को हरा लेंगे या उनकी पार्टी को। 2024 में थोड़ी बात डिफरेंट है और इस बार पराजय हुई है। कांग्रेस अपनी एक स्टेट को खोई है, एक स्टेट में रिवाज के तहत बाहर हुई है और एक स्टेट में बीजेपी को बाहर नहीं कर सकी है सत्ता से, और बदले में कांग्रेस को एक तेलंगाना मिला है। तो एक बात तो है इसमें निश्चित रूप से कि जो राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के भीतर संघर्ष कर रहा था 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही, जिसके बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, अध्यक्ष पद छोड़नी पड़ी। लेकिन ये सारे कोई भी जो हुक्मरान जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हार की वजह बने थे, उन लोग जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं थे और इस बार भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि मध्य प्रदेश में हार किसकी वजह से हुई, राजस्थान में हार किसकी वजह से, कोई जिम्मेदारी नहीं, तनिक भी माथे पर शिकन नहीं। इससे एक और बात हो रही है कि जो ईवीएम का सवाल लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को आना चाहिए था वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि ईवीएम तो इन नेताओं की हार का जो कारण है उसका रक्षा कवच बन जाएगा। शायद नेतृत्व इस वजह से ईवीएम का सवाल अपने मुंह से उठाना नहीं चाह रहा है। तो इस पृष्ठभूमि में देखें, राजनीतिक चुनौती बड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की लड़ाई में जरूर मीडिया तंत्र है उनके पास एक दे रही कि हम आराम से जीत लेंगे 2024, लेकिन ये बात भी सच है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस में बदलाव आया है 2019 के मुकाबले 2024 से पहले, और ये बदलाव एक उम्मीद लेकर आया है और इसी उम्मीद से उम्मीद बंधती है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर पाएगी और इसी आधार पर दूसरे दल जो हैं वो कांग्रेस से जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर कांग्रेस उम्मीद की वजह नहीं होती तो दूसरे दल नहीं जुड़ते इंडिया गठबंधन से। आपको याद होगा कि यही नीतीश कुमार थे, उनके साथ बीजेपी गई थी उनको जोड़ने के लिए और अपनी जीती हुई 5 लोकसभा सीट छोड़ दी थी कि आप मेरे साथ आ जाइए। लेकिन आज वो नीतीश कुमार, वो आरजेडी, वो शिवसेना, जो भी विभाजित शिवसेना हो, लेकिन वो सब आज इंडिया गठबंधन के साथ है, उधर बीजेपी के साथ नहीं है। उनके अपने अपने भी अनुभव हैं और उन अनुभवों से जनता अनजान नहीं है। जनता ने देखा है सरकारों को गलत तरीके से गिरते हुए, विपक्ष के घर में ईडी सीबीआई को जाते हुए और बहुत सारी चीजें जो संस्थानें ध्वस्त हुई, जो बेरोजगारी बढ़ाई, तमाम मुद्दे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं उठाएगी या नहीं उठा सकी या पैन इंडिया लेवल पर इसको बड़ा मुद्दा नहीं बना सकी तो वो जनता के बीच मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज जब इंडिया गठबंधन बना है तो वही मुद्दा
इन सबको इंडिया गठबंधन के बनने का कारण है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद, तमाम तरह की विरोधाभासों के बावजूद आज इंडिया गठबंधन के घटक दल बैठने के लिए तैयार हैं, आगे भावी रणनीति बनाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। यहां पर मुद्दे की बात जरूर आती है कि मुद्दा कैसे सेट किया जाए, कैसे बात को आगे बढ़ाया जाए। लड़ाई तो ईवीएम की भी लड़नी पड़ेगी कि ये ऐसा नहीं चलेगा। एक जो इसका सारा विश्लेषण हम लोग करते रहे, बहुत संक्षेप में बोलेंगे चूंकि बात भटक जाएगी। ईवीएम हम सारे विश्लेषण हमारे जो है, कोई पैटर्न ही एस्टैब्लिश नहीं होता भाई। न प्रो इनकम्बेंसी एस्टैब्लिश होता है, न एंटी इनकम्बेंसी एस्टैब्लिश होता है, न वोट बढ़ने का परिणाम एस्टैब्लिश होता है, न वोट घटने का, वोट परसेंटेज घटने का परिणाम एस्टैब्लिश होता है। हम कोई विश्लेषण ही नहीं कर पा रहे। अब 2019 में भी हमारा विश्लेषण गलत हुआ था, लेकिन आज हम रिलेट करना चाहते हैं कि वो 37% वीवीपैट जो डिफेक्टिव पाए कमलनाथ अभी तक बैठे हुए थे और आप याद कीजिए कि इसी पद को लेकर कहीं ना कहीं कमोबेश कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच भी ठनी हुई थी उस समय 2018 में। लेकिन 2020 में सरकार गिर जाती है और इधर अब जाकर फाइनली कमलनाथ को हटाया जाता है और जीतू पटवारी को यहां मध्य प्रदेश में इस पद को यानी कि दिया जाता है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होंगे अब जीतू पटवारी। हालांकि अपना चुनाव वो हार चुके हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि अब राहुल गांधी अपने हिसाब से अगली, जो यहां श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे, एक आगे की रणनीति यहां साफ साफ दिखाई दे रही है और वो रणनीति हम अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा भी कर रहे थे और वो सामने यहां झलक रही है। जरा आते हैं, हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं अपनी बात रख रहे हैं। प्रेम कुमार जी, देखिए अभी श्रवण गर्ग साहब यही बात कह भी रहे थे और क्या चुनाव अगर जीत जाते मध्य प्रदेश में कमलनाथ तो ये पद छोड़ते वो? नहीं छोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और संगठन में जिस बदलाव की जरूरत थी, और हम आपसे डिबेट में पहले भी कह चुके कि जनता ने राहुल गांधी का काम आसान कर दिया। सरल भाषा में यही बात है। जो काम राहुल गांधी कर नहीं पा रहे थे, न गहलोत जी का कुछ कर पा रहे थे, न कमलनाथ जी का कुछ कर पा रहे थे, दोनों नेता लड़ रहे थे, ये तमाशा देख रहे थे। ये हालात, इस्तीफा उनके लेना था, इस्तीफा खुद देना पड़ा। ये हालात राहुल गांधी की बने थे, इसलिए कि वो एक परिवार के ऐसे गार्जियन की तरह थे जो अपने बच्चों से डेमोक्रेटिकली बिहेव करना चाहते थे। यही तो है। हम जैसे गार्जियन भी हम जानते हैं, हम अपने घर परिवार में डेमोक्रेटिकली बिहेव करने के कारण बड़ा लोचदार हो जाते हैं। बच्चा भी हमें डांट देता है, डपट देता है, वो हम देखते हैं। तो लेकिन हम डेमोक्रेसी का स्वभाव अगर बनाए हुए हैं तो ये हमारी खासियत है, ये हमारी कमजोरी नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि आपका बच्चा आपको डांट देता है तो ये आपकी कमजोरी है, लेकिन ये सोच सोच की बात है। तो राहुल गांधी ने उस चीज को एस्टैब्लिश किया और जो नहीं कर पा रहे थे जनता ने उनके हक में किया। हम लौटते हैं इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ जब मुद्दों को लेकर आ रही है तो मुद्दे, देखिए लोग कहते हैं ना कि बीजेपी के पास मोदी है, विपक्ष के पास कौन है? तो विपक्ष के पास भी मोदी है। मैं ये कहना चाहता हूं, विपक्ष के पास मोदी का वो विकृत चेहरा है जिसने 10 साल में देश को बर्बादी की कगार पे धकेल दिया है, जिसने विकास का मतलब विनाश बना दिया है, जिसने अनप्रोपोर्शनली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया, जिसने धन मतलब 8.5 लाख लोग बीते 3-4 साल में अरबपति चले गए देश छोड़कर। ये जो है, ये मोदी
विपक्ष का है। ये मोदी विपक्ष के लिए काम करेगी, यानी एक मोदी बीजेपी के लिए काम करेंगे तो दूसरा मोदी बीजेपी विपक्ष के पास है कि देखो ये विकृत चेहरा है। तो चेहरे की कमी विपक्ष के पास नहीं है, मोदी से लड़ने के लिए मोदी ही है, ये हम कहना चाहते हैं। उसके बाद आप देखें कि जो बीजेपी के खिलाफ रणनीति बन रही है वो सामने आएगी। ये जो रिजल्ट आपने दिखाए हैं मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के चयन में, ये इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग में भी दिखेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने ये साबित किया है, बताया है, विश्वास दिलाया है कि उनको सत्ता का लोभ नहीं है। वो डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इतने बड़े कॉज के लिए वो सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर इंडिया गठबंधन को टूटने नहीं देंगे। ये उनका एक दिखता है। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि ये रणनीतिक बात है कि वो ये घोषणा करें या न करें कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा या कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं होगा या वगैरह वगैरह, ये रणनीतिक बात है, लेकिन मोटे तौर पर संकेत यही है। ऐसे में अगर विपक्ष के दूसरे ही किसी नेता को आगे बढ़ा करके या सामूहिक नेतृत्व पैदा करके एक बात सामने लाई जाती है, मुद्दों को सामने लाया जाता है, चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे वो बेरोजगारी, महंगाई, राहुल गांधी ने संसद पर हमले की घटना को जिस तरीके से जोड़ा है, मैं स्वयं भी 2 दिन से यही बातें कहता रहा हूं आपके साथ चर्चा में भी कि ये संसद पर जो हमले की घटना हुई, युवा जो कूदा, ये वास्तव में मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो उनको प्रोसिक्यूट भी कराता, उनको सजा भी दिलाता, लेकिन सजा माफी के लिए राष्ट्रपति से मैं गुहार भी लगाता कि इन बच्चों को माफ कर दिया जाए। सजा इसलिए मिले कि दूसरे ऐसी गलती न करें, माफी इसलिए दी जाए क्योंकि संसद को आगाह किया है इन्होंने, देश को आगाह किया है महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर और सिक्योरिटी लैब्स पर कि इसमें अगर बम होता तो पूरी संसद उड़ जाती। तो इस सेंधमारी का जो इसने बताया है नेगेटिव बात होते हुए भी पॉजिटिव वे में मैं लेता और अवार्ड दिलाता है, अवार्ड राष्ट्रपति को कहता कि माफ, सजा भी माफ कीजिए और अवार्ड भी दीजिए। ये मेरा व्यू पॉइंट है। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने भी जो महंगाई और बेरोजगारी से इस बात को जोड़ा है उस दूर तक नहीं गए हैं, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बड़ी पार्टी के हैं, तो उस तरीके से बात नहीं कह सकते जिस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये मुद्दों को पकड़ने की कोशिश है। जो मुद्दा वो युवा देश के सामने लाना चाहते थे राहुल गांधी ने पकड़ लिया है, और वो क्राउड फंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरा हमेशा से विश्वास रहा है। इस देश में जब आप जनता से चंदा लेते हैं तो उसकी 2 बात सुनते हैं, उनकी गालियां, शिकायत सुनते हैं कि पैसा लेना होता है तभी तुम मेरे पास आते हो, लेकिन उसमें भी एक प्यार और संबंध डेवलप होता है। राजनीतिक दलों की ये ताकत होती है जिसको बीते कई सालों में खत्म कर दिया गया। ये क्राउड फंडिंग के नाम से ये चंदा लेना नई ये परंपरा डेवलप हो रही है, तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। राजनीति को जनता से जोड़ने का एक तरीका है। जी बिल्कुल, जनता से जोड़ने का तरीका। और इस बात को लेकर हमारे तमाम पैनलिस्ट, आपसे पहले भी तमाम साथी यही कह रहे हैं कि ये जन जन तक पहुंचने का एक अच्छा जरिया है और इसको आगे कांग्रेस बढ़ाए तो बेहतर होगा। अब देखते हैं आगे किस ढंग से, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के समय अगर राहुल गांधी इस मुहिम को भी आगे बढ़ाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस बार क्या कुछ होने जा रहा है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, जरा जल्दी से आपके पास भी आना चाहता हूँ। बहुत शानदार चर्चा हो रही है, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी की एक तरफ की राजनीति और इसमें भी एक हिम्मत करके, भले 3 दिन बाद, लेकिन राहुल गांधी ने जो बात यहां कही है कि इन युवाओं की बेरोजगारी और देश में बढ़ती महंगाई, इन दोनों को भी यहां नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिस कारण ये युवा जो हैं वो सदन के अंदर कूद पड़े। और दूसरी तरफ मोदी जी अभी तक जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनकी कमजोर होती छवि, और तीसरी तरफ अब मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन का इंतजार कईयों को 2018 से था, और अब जाकर के वो भी, यानी कि कमलनाथ को उस कुर्सी से हटाना, वो अब जाकर संभव हो पाया है। यहां से आप राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की राजनीति या रणनीति को कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, इसमें 3-4 जो घटनाएं हैं
वहां से अगर मैं शुरू करूं तो ये जो पहले तो बहुत छोटी सी जो बात कहूंगा कि संसद में जो ये लोग घुसे हैं उस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। सच बात तो यह कि राहुल गांधी पिछले लगभग 1.5 साल से जो बात उठाते आ रहे हैं उसी का एक तरह से ये जो है ये चरम है कि युवा उन मैसेज को पढ़ रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और अभी की समस्या क्या है। मतलब सामान्य बच्चों का संसद के अंदर घुस जाना, अगर आप इसके उन्होंने अपराध किया, ये किया, उस चीज को अगर हम एक तरफ रख दें तो आप ये सोचिए कि रोजगार पाने के लिए और अपना हक पाने के लिए आज का युवा जो है किस स्तर तक जाने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी पिछले कुछ समय से जो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, और बेरोजगारी तो वास्तव में बढ़ भी रही है, तो उसका असर लोगों के ऊपर क्या हो रहा है ये एक पॉजिटिव चीज है। उनका तरीका गलत है, इसको हम बार बार बोल रहे हैं, कई बार बोल रहे हैं, उनको सजा मिल रही है वो भी ठीक है, लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने बहुत ही जेन्युइन कॉज को उठाया है। देखिए CMIE की रिपोर्ट है कि सितंबर में जो बेरोजगारी की जो दर थी वो लगभग 7% थी, जो अक्टूबर में पिछले महीने नवंबर की तो अभी रिपोर्ट आई नहीं है, उसमें वो बेरोजगारी की दर जो है बढ़ के 10% हो गई है। मतलब ये हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो युवा उद्वेलित क्यों ना होंगे, निश्चित रूप से। और दूसरी बात यह है कि जब आपकी आवाज को कोई सुनने वाला ही नहीं है तो उन्हें ऐसा मंच तो चाहिए ही, ऐसे लोग भी चाहिए जो उनकी बात को सुन सकें। दूसरी बात जो क्राउड फंडिंग के लिए बिल्कुल छोटी सी बात इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए पिछले समय 2016-17 से लेके 22 तक लगभग 9,188 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए प्राप्त हुए, जिसमें से 5272 करोड़ अकेले भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गए हैं, और बचे जो 1780 करोड़ हैं वो 6 अन्य राष्ट्रीय और 24 रीजनल पार्टीज को गए हैं। मतलब आप सोचिए कि जो 62% ऑलमोस्ट जो है उसको अकेले शेयर किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उसमें भी बहुत सारा लगभग 35% आय कहां से हुई है, ये अननोन सोर्स से हुआ है। तो चुनाव सुधार की लंबे समय से जो बात कर रहे थे उसमें यही कहा जा रहा था कि अगर पैसे आते हैं तो बहुत पारदर्शी तरीके से आने चाहिए, लेकिन चुनाव सुधार का जो बहुत सारा काम है पिछले कई लंबे समय से ठप पड़ा हुआ है। ये जो क्राउड फंडिंग वाला जो मामला है निश्चित रूप से ये एक तरह से मजबूती देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से पैसे इकट्ठे किए हैं, देखिए आज नहीं तो कल ये बात जरूर आएगी कि नोटबंदी का भी एक बहुत बड़ा जो कारण था वो पूरा का पूरा देश के लोगों की जेब से पैसे निकालकर अपने लिए कॉर्नर कर लेना था। तो पैसे के मामले में आपको लड़ने की जरूरत तो पड़ेगी। इसमें केवल दो है कि कांग्रेस को एक तो सावधानी बरतनी पड़ेगी कि उसको बहुत ही पारदर्शी तरीके से खर्च करें, और दूसरा जो है कि बहुत ही इसको जुडिशियली से खर्च करना पड़ेगा। वो कितने सीटों पे करेगी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने कि पता नहीं उसके शेयर में कितनी सीटें आती हैं। उसके बाद तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये मैं आपके उन्हीं बातों का जो जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन किस तरीके से मजबूत हो रहा है। 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी जो सीट शेयरिंग वगैरह के जो मामले हो जाएंगे उसके बाद उसको एक और मजबूती मिलेगी। और दूसरे 28 तारीख को नागपुर में रैली होने जा रही है, इसको भी मैं उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि ये न केवल RSS का वहां पर मुख्यालय है, बल्कि वहां वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी धरती है, जहां पर धम्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। एक तरह से वापस गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की ओर वापस ले जाना जो है ये भी बहुत आवश्यक है। इसमें अगर युवा भी जुड़ते हैं, कांग्रेस को भी कोशिश करनी चाहिए निश्चित रूप से, युवा भी अगर जुड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इससे इंडिया गठबंधन को ताकत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आखिरी बात कि मोदी की इमेज जो है वो लगातार दरक रही है। कांग्रेस इन राज्यों में हारी है, उसके क्या परिणाम हो रहे हैं जैसे हम लोग सब बोल भी रहे थे, और आज जो वहां पे जो बहुत सारे लोगों का जो परिवर्तन किया गया है, पुराने चेहरों को हटा के नए लोगों को, जीतू पटवारी जैसे बहुत ही सक्रिय और आक्रामक नेता को लाया गया है। इधर चरणदास महंत भी एक बहुत अच्छा चेहरा है। इस तरीके का अब जो ओवरहॉलिंग जो है वो सारे राज्यों में होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि केवल जहां चुनाव हारे हैं वहां नहीं, एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ेगा कांग्रेस को कि कहां कहां इनको चेहरे बदलने की जरूरत है। जैसे देखिए तेलंगाना में उन्होंने जो रेवंत रेड्डी को लाया उसका बहुत ही अनुकूल परिणाम मिले, ऐसे ही चेहरे ढूंढने पड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की ताकत अब जो लगातार बढ़ रही है वो चिंता का निश्चित रूप से कारण है, और मोदी को हराने का केवल एक अकेले चुनाव में हराने का काम नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि उनको वैचारिक रूप से परास्त करने का काम भी हो रहा है। और अगर वैचारिक रूप से मोदी, भारतीय जनता पार्टी और RSS को हराया जाता है तो कांग्रेस के पास और इंडिया गठबंधन के पास एक टिकाऊ जीत होगी।
केवल 1 या 2 चुनाव जीतना जरूरी नहीं है। इसके लिए बहुत लंबे समय तक इन्हें रहना पड़ेगा सत्ता में। न केवल सत्ता में रहना पड़ेगा, बल्कि देश के अंदर जो वैचारिक प्रदूषण फैला है उसको खत्म करने के लिए एक लंबी पारी कांग्रेस को भी चाहिए, तमाम प्रगतिशील ताकतों को चाहिए, डेमोक्रेटिक ताकतों को भी चाहिए रहेगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। राजीव जी, बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। और जिस मसले पे हम बात कर रहे हैं और उसमें भी सबसे ज़रूरी ये है कि आखिर यहाँ से देश की राजनीति की दिशा क्या होने जा रही है, क्योंकि अब सामने 2024 है और जैसी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि हो सकता है चुनाव समय से पहले भी हो जाए, लेकिन कितनी तैयारी है चुनाव समय से पहले अगर हो तो कितनी तैयार है विपक्ष, कितना तैयार, ये भी देखना होगा। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, उधर जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान सौंपना छोटी मोटी बात नहीं। रेवंत रेड्डी की तरह वो भी यंग लीडर हैं, जोश में हैं, और शायद ये काम पहले होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। श्रवणगढ़ साहब कह भी रहे थे कि वहाँ जिस ढंग से तेलंगाना में जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी लड़ी, और क्या आप देखिए मध्य प्रदेश में उसे लड़ी थी या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में नहीं लड़ी थी, आप साफ कहेंगे। हम लोग तो जाकर देख के आए, वहाँ रिपोर्टिंग में गए ही थे चुनाव के समय, तो देखे भी, तो उस हिसाब से भी देखा जाए। और दूसरी तरफ लेकिन जो अभी जिस गति से कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है उस पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहूँगा कि आप किस रूप में देखते हैं। और बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है कि एक तरफ यूएपीए लगा देना उन लड़कों पे, उन लोगों पे, उन युवाओं पे, और उसके बाद भी राहुल गांधी उन मुद्दों को उनके फेवर में सामने रख रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है अमलेंदु जी। राजीव जी, एक तो मैं पहले आपकी आखिरी बात से शुरू करता हूं कि राहुल गांधी हमेशा ऐसा ही स्टैंड लेते हैं, धारा के विपरीत भले ही हो, लेकिन वो मजबूती के साथ ऐसे मुद्दों पे खड़े होते हैं। आपको याद होगा कि जिस समय कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा था, राहुल गांधी उस समय भी कन्हैया कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए थे। और उस समय भी कन्हैया कुमार के खिलाफ जो था पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त माहौल बनाया था। उस समय भी राहुल गांधी जो थे वो एकदम मजबूती के साथ कन्हैया कुमार के साथ खड़े हुए थे, और लोगों ने इस पर बड़ा चर्चा भी की थी कि राहुल गांधी देखिए कन्हैया कुमार के साथ खड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी इश्यूज के साथ खड़े होते हैं, व्यक्ति कौन है, मुद्दा असल में क्या है, उसके साथ राहुल गांधी खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है ये राहुल गांधी एक अच्छा ही है कि वो ये परवाह नहीं करते कि इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। अगर मुद्दा है तो उस मुद्दे के साथ खड़े हैं। आप देखिए कि अभी ये तीनों हिंदी पट्टी के राज्य हारने के बाद जब पहली उनकी प्रतिक्रिया आई प्रेस के सामने, और जब उनसे कहा गया कि साहब वो तीनों हार गए और वहाँ आपका मुद्दा जो है वो फेल हो गया, तो उनका ये सब डाइवर्ट करने की चीजें, असली मुद्दा ये है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और इस सरकार को कितने लोग चलाते हैं? ये जो 90 लोग बैठे हुए हैं ओबीसी के, जो 90 आईएएस अफसर चलाते हैं सरकार को, उनमें सिर्फ 3 जो है ओबीसी के। यानी जो मुद्दा राहुल गांधी ने पकड़ा, राहुल गांधी उस पर टिके रहे और अभी भी उस पर टिके हुए हैं। तो ये राहुल गांधी की एक, जो मुझे लगता है कि ये एक खूबी है, जिसपे वो मुद्दे को पकड़ते हैं, उस पर टिके रहते हैं, फिर चाहे उस पर कुछ भी उसका परिणाम निकले। तो ये तो राजीव जी ये रहा। दूसरा, जो जिस तरीके से जीतू पटवारी को राजीव जी अभी घोषणा की है कांग्रेस, मुझे लगता है कि ये काफी स्वागत योग्य कदम होना चाहिए, और शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इसका एक नया जो है बूस्ट खासतौर से मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। क्योंकि जीतू पटवारी जिस तरीके से वह काम करते रहे, और आपको याद होगा राजीव जी जिस समय ज्योतिराज सिंधिया जो थे उन्होंने सरकार गिराई थी कमलनाथ की, उस समय सारे विधायकों को ले जाकर के बेंगलुरु में जो बंद किया गया था, तो जीतू पटवारी जो थे वो खुद पहुंच गए थे उस होटल में जहां वो विधायक रखे गए थे, और वहां जाकर के उनका कर्नाटक की पुलिस के बड़े अफसरों के साथ जो थी वो हॉट टॉक भी जो थी हुई थी, वो सब सोशल मीडिया पे काफी कुछ वायरल भी हुई थी। तो जीतू पटवारी का भी जो वर्क ऑफ स्टाइल है वो ठीक उसी तरीके का है जैसा कर्नाटक में डीके शिव कुमार का है। तो अगर इस तरीके की टीम बनती है, कर्नाटक में डीके शिव कुमार जैसी, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जैसी, और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ऐसी, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा का संचार निश्चित तौर पे करेगा। दूसरी बात राजीव जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर चीजें सब सामने आ रही हैं, ऐसे में एक डायनेमिक लीडर की कांग्रेस को वहां निश्चित तौर पे आवश्यकता थी। कमलनाथ चुनाव हारे या जीते हुए अलग मसला है कि वो कैसे हारे कैसे जीते, लेकिन इस समय कांग्रेस को वहां नया नेतृत्व निश्चित तौर पर चाहिए था, क्योंकि कमलनाथ उस मामले में फिट नहीं बैठ रहे थे। तो ये कांग्रेस ने, मुझे लगता है ये ठीक तरीके से एक अपना जो है वो ओवरहॉलिंग का काम जो वो शुरू किया है। और शायद श्रवण गर्ग साहब की बात बिल्कुल सही है कि अगर ये सब नहीं हारते तो ये सब परिवर्तन नहीं होते। अब देखना ये होगा राजीव जी कि
राजस्थान में क्या परिवर्तन होता है, कांग्रेस किस तरीके से परिवर्तन करती है, क्योंकि वहां भी जो दो लोगों के बीच लड़ाई थी, मुझे लगता है उससे कांग्रेस को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि वो मुद्दे चले कांग्रेस के वहां पे, लेकिन उसका कैसे करती है। लेकिन ये जो सबसे बड़ी आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कांग्रेस ने जो अपने 138 साल के होने पर जो अपना लॉन्च किया है कि आप कांग्रेस को जो है आप डोनेट कीजिए, डोनेट फॉर नेशन और डोनेट फॉर कांग्रेस, जो 138 रुपये से लेकर के और 1038 और 1,38 और 10,038 जो उन्होंने अपना जारी किया है, मुझे लगता है कि ये आम जनता के बीच जाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आपको याद होगा राजीव जी की जब काशीराम अपनी बसपा बनाई थी उन्होंने, तो उनका भी ये नारा होता था कि एक वोट और एक नोट, जो है वो इस तरीके से जाते थे जनता के बीच में। तो जिससे जो व्यक्ति आपकी राजनीतिक पहल के लिए या आपकी विचारधारा के लिए जो व्यक्ति जेब से पैसा देता है, इसका मतलब वो आपसे अपना सीधा जुड़ाव महसूस करता है कि आप उसके कॉज के लिए लड़ रहे हैं और उसके कॉज की आप बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस जब जाएगी जनता के बीच और इस तरीके से जब पैसा आएगा, वो 138 रुपया देने वालों की संख्या भी राजीव जी अगर लाखों में होती है या करोड़ों में पहुंचती है, मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। और इससे सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है कि पैसा इकट्ठा होगा, बल्कि ये होगा कि आप जनता के साथ सीधे जुड़ रहे हैं और जो व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है वो आपके कॉज के साथ, आपकी विचारधारा के साथ, आपकी राजनीतिक लड़ाई के साथ अपने को संबद्ध कर रहा है। तो यानी जो जनता के बीच आप जाकर के काम करना चाहते हैं, जनता के मुद्दे जो आप उठा रहे हैं, जनता के बीच जिन सवालों को लेकर के आप करना चाहते हैं, इस क्राउड फंडिंग के जरिए जनता के बीच आपके वो सवाल भी पहुंचेंगे और जो आप जनता के बीच प्रचार करना चाहते हैं वो प्रचार भी आपका जाकर के होगा। मुझे लगता है कि अच्छा ये मूव है और जो सूचना है उसके मुताबिक तो ये कि ये काफी समय पहले जो था इसको किया जाना था कांग्रेस की तरफ से, उनकी नौकरों से लेट हुआ तो ये हुआ होगा। लेकिन ये इसको निश्चित तौर पे भारत जोड़ो यात्रा, आप इसको पार्ट 2 कह सकते हैं, पार्ट 3 कह सकते हैं, लेकिन ये ठीक उसी तरीके से मुझे लगता है कि एक बड़ा कदम जो है कांग्रेस का है और ये निश्चित तौर पे एक बड़ी चाल जो है कांग्रेस की आप कह सकते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होगी और जनता से सीधा जुड़ाव है। आप देखिए लोग बाबा कहते हैं साहब आरएसएस का बड़ा प्रभाव होता है भारतीय जनता पार्टी को जिताने, तो प्रभाव क्या होता है आरएसएस का? प्रभाव यही होता है कि उसके प्रचारक जो है वो दशहरे पे जाकर के देशी घी की खिचड़ी खाते हैं, सेठ जी क्या जाकर के घर घर जाते हैं और जाके खाना खाते हैं देशी घी की। तो जो देशी घी की जो खिचड़ी खाते हैं वो सिर्फ खिचड़ी नहीं होती है, वो खिचड़ी खाने के साथ साथ संघ का एजेंडा जो है और संघ का जहर जो है वो छोटे से छोटे बच्चों उस परिवार के अंदर घोल करके आते हैं। तो यही काम जो है इस 138 रुपए के जरिए कांग्रेस करे, अब जनता के बीच जाए और 138 रुपया जब लेकर के कांग्रेस आएगी किसी व्यक्ति से, तो सिर्फ 138 रुपये लेकर के नहीं आएगी, बल्कि जाकर के अपनी विचारधारा जो है वो रोक करके आएगी और जनता को समझा करके आएगी कि हम आपके सवालों के लिए लड़ रहे हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, 138 साल पुरानी कांग्रेस है, उसमें से 65 साल के आसपास सिर्फ कांग्रेस सत्ता में रही है, बाकी विपक्ष में ही रही है या उसने सरकार से संघर्ष किया है, विदेशी ताकतों से संघर्ष किया है। लेकिन आपके सवाल जो है, जनता के सवाल जो है वो मरने नहीं चाहिए और सत्ता से जनता के सवाल उठते रहने चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ये कॉज है और ये काफी कुछ जो कांग्रेस को बूस्ट करने वाला होगा। जी बिल्कुल, बहुत कुछ आगे हम देखेंगे, लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी क्या लगता है ये जीतू पटवारी को सामने लाना ये एक शुरुआत मानी जाए? और उसके साथ साथ देखिए बहुत सारी, ये तो अभी अभी ब्रेकिंग खबर आई, आप तक हम रखे ही तमाम साथियों के बीच में, लेकिन उसके अलावा सुबह से लगातार चर्चा जो है वो कांग्रेस की ही हो रही है, क्राउड फंडिंग से लेकर अलग अलग मसलों पे राहुल गांधी का संसद के अंदर जो कुछ हुआ उस पर अपना बयान देना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर चर्चा हम कर ही रहे हैं। तो अलग अलग अभी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने में और सुर्खियों में बने रहने में ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अब फिर से पटरी पे आ रही है। पटरी पे थी, लेकिन चुनाव के बाद जो मीडिया का एक धड़ा जिस प्रकार कांग्रेस को हारा हुआ दिखा रहा था, उस हिसाब से भी देखा जाए और अगर यहाँ से आगे की रणनीतियों को जरा आपके हिसाब से समझना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 सामने आता है, तब क्या कुछ आप देखते हैं? पश्चिम से पूरब की बात चल रही है और शायद सब कुछ मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है और 20 तारीख से तो उत्तर प्रदेश में शुरू हो ही रही है ये यात्रा। देखिए राजीव जी, हम सब में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि इस देश में सबसे वरिष्ठ और सबसे अनुभवी कोई पत्रकार हैं तो वो आदरणीय श्रवण गर्ग जी हैं। और उन्होंने चुनाव के पहले अगर इस बात को लिखा था, और एक नहीं मैं कई बातें उनकी पढ़ता रहता हूं, जो वो संभावनाएं व्यक्त करते हैं वो आगे दिखती हैं। जब उन्होंने ये कहा कि यहां पे हार जाना चाहिए,
ये जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है ना, जो निकम्मे लोग कि जो एक तरह से पूरा वहां पे अपना सब कुछ बना करके चल रहे हैं, जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी नहीं समझा, वो इन चुनावों के साथ, नतीजों के साथ अब किनारे लग गए। उनका ये होना ही था। और एक नई कांग्रेस अगर खड़ी होगी अब, जो राहुल गांधी के लिए टीम की जरूरत है। इधर जीतू पटवारी बने हैं राष्ट्रीय वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष। तो मैं अभी देख रहा था ट्विटर पर, राजस्थान कांग्रेस में भी एक परिवर्तन हुआ है। वहां कोई नौजवान अभिमन्यु पुनिया, वो वहां के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। तो लगातार जो परिवर्तन अब शुरू हो रहा है, क्राउड फंडिंग से लेकर के और संगठन के भीतर बदलाव, और वो बदलाव राहुल गांधी के अकॉर्डिंग कि उन्हें जब काम करना है तो टीम उनकी होनी चाहिए। और वो पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जो हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर क्लियर कट नहीं है, संदेह में है, तो उन्हें पार्टी से जाने से कोई नहीं रोकना चाहता। वो जाते हैं तो जाएं, और अब वो हो रहा है। तो ऐसे लोग चाहिए इस समय। देखिए, ये लगभग वही हालात हैं जो आजादी के आंदोलन में लगभग आखिरी समय पर 40 के दशक में जो दिखाई पड़ रहे। समाज पूरे तरीके से विभाजित था, हिंदू और मुसलमान में वो राजनीति तब्दील हो गई थी, पाकिस्तान बना। उसी तरह के कमोबेश हालात आज तब्दील कर दिए गए हैं। और उस वक्त गांधी, नेहरू, अंबेडकर जो खड़े होकर के जिन्होंने भारत की रक्षा की, वो जो पाकिस्तान बना वो अलग है, लेकिन भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र बनाया। और आज उसी की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं कि जो वादे किए गए थे आजादी के समय, जो देश बनाया गया था, उन मूल्यों पर यह देश चलेगा या टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और वो ताकतें हैं जो उस समय घात लगाए बैठी थी, वो जिस तरह से देश को एक धार्मिक राष्ट्र में तब्दील करना चाहती थी, वो आज सत्ता तक पहुंच गई। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम 50-60 साल तक ये ताकतें उस तरह से नहीं आई। और अगर ये शुरू में ही आ गई होती तो फिर ये देश का क्या हश्र करती। उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को यह बात समझ लेना चाहिए कि यह खतरा अगर 60 के दशक में आ गया होता तो उनकी हालत क्या होती। और इसीलिए आशीष नंदी ने गांधी के हत्या को गांधी जी की आत्महत्या लिखा है कि उन्होंने बचाया है इस देश को। जिस तरह से वो शक्तियां उस समय मजबूत हो रही थी, और अंबेडकर ने भी उस चीज को समझ लिया था, इसीलिए वो बुद्धिज्म की तरफ जाते हैं। आज वो हालात हैं उसी तरह के, लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हुई है पिछले 50-60 साल में, संविधान को लेकर के जागरूकता आई है, तो एक वो पूरी आंदोलन धर्मी परंपरा इस समय चल रही है जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। और राहुल गांधी राजनीति में उसके सबसे बड़े खेवनहार है। और अगर वो आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो दरअसल उन्हीं उसूलों की बात कर रहे हैं, उन्हीं सिद्धांतों और मूल्यों की बात कर रहे हैं जो मूल्य हमने 15 अगस्त 1947 के सपने में संजोए थे। इस लिहाज से राहुल गांधी को अपने टीम बनाने और उस विचारधारा के आधार पर चलने की जरूरत है। और ये जो एक तरह से कहें कि भ्रम में रहने वाले लोग, या जिन्हें शर्म नहीं आती है कि उस बागेश्वर के यहां जाकर के बैठ जाते हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जिसके भाई ने दलितों पर सरेआम धमकाया था, गालियां बकी थी, उसके यहां जाकर के बैठ जाते। ऐसे लोगों की छटनी होना और उनको निकाला जाना बहुत जरूरी था। अब एक ऐसी कांग्रेस निकल करके आएगी जो खुले तौर पर नागपुर से टकराएगी, और मुझे लगता है कि इसी महीने में नागपुर में एक बड़ी रैली भी होने जा रही है कांग्रेस पार्टी जी 28 को। तो सीधे तौर पर उससे लड़ना, उससे जूझना, उस विचारधारा से जो इस देश को विभाजित करके उस देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहती और केवल अपना सत्ता और वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, उस विचारधारा के बरक्स राहुल गांधी की लड़ाई जो चल रही है, उसमें ये जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये जो तब्दीलियां हो रही हैं,
जो नए कार्यक्रम आ रहे हैं, इससे उनको मजबूती मिलेगी और लोग अब उम्मीद से भी भरे होंगे। वो जो उम्मीद कहीं इधर टूट गई थी अचानक, और गर्ग साहब का जो विश्लेषण है, मुझे लगता है कि वो एक नई उम्मीदों के साथ लोगों के जेहन में जाएगा और वो इसका वेलकम करेंगे। जी जी बिल्कुल। शिविंदर जी, आप कैसे देखते हैं ये तब्दीलियां जो कांग्रेस के अंदर हैं उसको? अनम्यूट कर लीजिए। जी ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, देखो कमलनाथ जैसे नेताओं की तो मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने जैसे आप हिंदू तक का सहारा लिया, ये सब, क्योंकि ये चीजें बीजेपी के साथ लड़ाई में सक्षम होने वाली नहीं है कि आप बीजेपी के साथ लड़ सको हिंदू तक के सहारे। अब आगे की बात ये है कि और भी कुछ चेंजेस आने की जरूरत है, जैसे कि और भी जो लीडरशिप है उसमें चेंज आनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल चाहते हैं कि किस तरह की टीम बने जो उनके विजन को आगे लेके जा सके। क्योंकि आप जो देखिए कि राहुल में जो हमने चेंजेस देखी, वो डायरेक्ट बीजेपी पे अटैक ही नहीं करते, वो संघ पे भी अटैक करते हैं। तो जो कि हमने विपक्ष में बहुत कम नेताओं को देखा है कि संघ पे भी अटैक किया जाए। तो इसके साथ साथ कांग्रेस को बहुत सारी चीजें करनी बाकी है, जैसे कि जितने भी हाशियाग्रस्त जो भाईचारे हैं और जहां माइनॉरिटी है, जिनको बीजेपी के न्यू इंडिया में जगह नहीं है, उसको कांग्रेस जो भी विपक्ष बनना चाहता है उसको जगह देनी पड़ेगी। इसके साथ ही जैसे जाति जनगणना का मुद्दा है, देखो ये चुनाव जो बीत चुका है, जिनके रिजल्ट आ चुके 3 राज्यों के, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जैसे जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने अपने जो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाए उसमें वो जाति समीकरण बनाया, अभी ये ब्राह्मण है, ये ओबीसी है, वो उसको मजबूर कर दिया, मतलब जाति जनगणना से पहले ही। अब मसला है कि कांग्रेस के लिए जो आगे की लड़ाई है, या इंडिया अलायंस के लिए जो आगे की लड़ाई, वो होनी चाहिए कि जाति जनगणना साथ साथ ही सामाजिक न्याय की लड़ाई, क्योंकि ये तो जोड़ तो बीजेपी भी कर लेगी, ठीक है, ओबीसी हम भी भर्ती कर लेते हैं, अभी इन्होंने नियम वगैरह बनाए हैं, पर उनके लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई बीजेपी कभी नहीं लड़ी। आपको ये सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ वहां आगे आना पड़ेगा, और संघ और हिंदुत्व इसके साथ समझौता बिल्कुल नहीं। जो भी कोई विपक्ष इनके साथ समझौता करने की बात करेगा, वो या तो खुद घुटने टेक रहा होगा, या फिर वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इन दिनों राहुल गांधी लग रहे हैं कि वो संघ पे भी अटैक कर रहे हैं, बीजेपी पे भी अटैक कर रहे हैं। अब आगे की रणनीति इंडिया अलायंस की जो 19 की मीटिंग होगी, उनमें भी ये बात उठानी पड़ेगी, जो जैसे उन्होंने कहा कि अब हम कहेंगे तो मैं नहीं, हम वाली पॉलिटिक्स होगी। अब हम बनना पड़ेगा आपको, वरना चक्कर क्या है कि वो आपको आगे, यदि वो आगे बीजेपी दोबारा आती है, वो आपको भी नहीं छोड़ेगी भाई साहब, क्योंकि कारण ये है कि फिर क्या मुल्क का फेडरलिज्म, क्या मुल्क का डेमोक्रेसी, वो कुछ नहीं बचेगा। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी या एक अलायंस की जीतने की नहीं है, ये आप देश को बचाने की है, देश के अस्तित्व को बचाने की है, देश की डेमोक्रेसी को बचाने की है, जो कि खत्म हो गई है। और उसके बाद भी ये लड़ाई लंबा समय चलती रहेगी, क्योंकि 9 साल में समाज को जिस हद तक लाया जा चुका है, उसकी भरपाई के लिए भी हमें आगे लड़ना पड़ेगा, आगे काम करना पड़ेगा। सो ये मुआशरा हो गया है, इसका इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, यदि आप मानते हो कि हम लोगों के नेता हैं तो। जी जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये स्टेप्स बहुत मतलब उम्मीद पैदा करने वाले हैं। जैसे क्राउड फंडिंग का स्टेप है, इसके अलावा संगठन में बदलाव का है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का है, बेरोजगारी महंगाई पर फोकस करने का है, और विचारधारा की लड़ाई लड़ने का है। ये पूरी बातें जो हैं, जरूर संघर्ष थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है अधिकतर स्टेट में है, केंद्र में है, 10 साल हो गए, आरएसएस है, अडानी है, तमाम तरह की चीजें हैं उनके साथ। छद्म राष्ट्रवाद है, छद्म हिंदूवाद है। इन सब के बरक्स सियासत को खड़ा करने में टाइम लगा है, और लेकिन अब ये उठ खड़ा हुआ है और मजबूत होता हुआ देख रहा है। पहले पिछले चुनाव में ये चीजें नजर नहीं आती थी, इस चुनाव से पहले ये चीजें नजर आने लगी हैं।
तो इसी वजह से ये सारी चीजें आने वाले समय में किस तरीके से इंडिया गठबंधन का संयोजन होता है मुद्दों के साथ, नेताओं के साथ, और रैलियों में, पब्लिक मीटिंग्स में, इंटरेक्शंस में, और एक साथ जुट कर बोलने में। आज किसी एक मुद्दे पर सभी इंडिया गठबंधन के नेता एक साथ नहीं बोल रहे, ये एक कमी है और बहुत जबरदस्त कमी है। तो इसकी आवश्यकता है, उसके बगैर आप किसी एक बात को देश के सभी हिस्सों में नहीं ले जा सकते। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिसंबर बीतते बीतते 15 जनवरी आते आते हम देखेंगे कि उस स्तर पर इंडिया गठबंधन खड़ा दिखेगा जहां मुद्दे तय होंगे और विचारधारा के स्तर पर लोग एक बात कर रहे होंगे। हम देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे भी अडानी के खिलाफ एक संघर्ष दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में। ये हिम्मत राहुल गांधी के अलावा अभी देश में किसी और दूसरे नेता ने नहीं दिखलाई, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दिखलाई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की धरती से अडानी के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो ये जाहिर बात है, गुजरात बनाम महाराष्ट्र जैसी बातें जो होती रही हैं, या हमने गुजरात बनाम कर्नाटक भी देखा, अब तो ये गुजरात बनाम देश का मामला है। दो व्यक्ति खड़े होकर के पूरे देश को अडानी के साथ मिलकर के जिस तरीके से लूट रहे हैं, ये मसला हो रहा है। ये इमोशंस को समझाने की जरूरत है। क्या हर प्रशासनिक, आप किसी भी जगह में इलेक्शन देखिए ना, उसके अंदरूनी स्तर पर जो संरचना है बीजेपी की, वो गुजराती लोगों के, उसके कैडर के, अपने कार्यकर्ता से लेकर सरकारी अधिकारी तक सब गुजराती ही होते हैं। इस बात को उजागर करने और एक बड़े रूप में लाने की जरूरत है कि ऐसे नहीं चलेगा। ये गुजरात मॉडल पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से असहिष्णुता फैली, जिस तरीके से कुपोषित गुजरात आज भी है, इसके बावजूद कि डंका पीटा गया कि बहुत विकसित गुजरात है, उसी तरीके से देश भी कुपोषित होता जा रहा है और डंका पीटा जा रहा है कि बहुत विकसित हो गया है। पूरा गुजरात मॉडल को छसपा कर दिया गया है इंडिया में। इसको एक्सपोज करने की लड़ाई मैं फिर कह रहा हूं कि आसान नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन चूंकि सामने खड़ा हो चुका है, हम आने वाले 15 जनवरी तक हम देखेंगे, ये उम्मीद और बड़ी होती हुई दिखेगी। जी 15 जनवरी तक देखेंगे। और 19 तारीख को, इसी महीने 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है और उस बैठक के बाद बहुत सारी तस्वीरें सामने आएंगी। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा श्रवण गर्ग साहब, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं और बहुत कुछ अभी चर्चा में। एक बात, जीतू पटवारी का नाम भी आ चुका है, ज़रा उस पर भी आपसे चर्चा चाहूँगा। मध्य प्रदेश में चूँकि आप हैं, उस हिसाब से भी, और यहाँ से ये एक छोटा कदम लेकिन बहुत अहम कदम माना जाए क्या, जो बार बार कमलनाथ उसी पद पर विराजमान होते थे, और अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि अभी कमलनाथ प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने खबर छापी है, उसी लिहाज से कह रहा हूं। यहां से कांग्रेस को किसी और दिशा में, जिसकी चर्चा आप पहले अपने वक्तव्य में कर रहे थे, जाते हुए देखा जाए क्या? नहीं, बहुत बड़ी घटनाएं हैं आज। 2-3 घटनाएं बहुत बड़ी है। एक तो ये प्रेम कुमार जी ने जो कहा उद्धव ठाकरे का, उद्धव ठाकरे बॉम्बे में प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर धारावी की पूरे प्रोजेक्ट जो अडानी को दिया उसके खिलाफ। ये बहुत बड़ी घटना है। बड़ी घटना इसलिए है कि इंडिया अलायंस के एक घटक शरद पवार जो हैं, वो अडानी जी के साथ खड़े हैं, और उद्धव ठाकरे बहादुरी के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। और आप सोचिए कि कितना बड़ा साहस जो है वो उद्धव ठाकरे दिखा रहे हैं वहाँ बॉम्बे जैसी जगह में, कितनी बड़ी ताकत के साथ वो लड़ रहे हैं। मतलब वो उद्धव ठाकरे लड़ाई अडानी से नहीं लड़ रहे हैं, मोदी से लड़ रहे हैं। तो इसका जो सीधा सीधा संकेत है वो ये कि 2024 की लड़ाई, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है 2024 में विधानसभा के, जी,
और 2 संसद के साथ वहाँ के उसके भी चुनाव हैं। तो बड़ा एक, और इनकी जो यात्रा है राहुल गांधी की, वो महाराष्ट्र में समाप्त होने वाली है, जैसा कि प्रोग्राम पता चला, जो जाहिर हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो परिवर्तन आज हुआ है बड़ा ऐतिहासिक है। पटवारी जो हैं ये रेवंत रेड्डी टाइप हैं पूरे के पूरे। राहुल गांधी के साथ इनका जो इनकी इक्वेशन है वो गजब की है। मतलब जब किसान आंदोलन हुआ था मंदसौर में और काफी लोग मारे गए थे किसान, तब ये राहुल गांधी के साथ इन्हीं की मोटरसाइकिल पे बैठ के गए थे वहाँ। और जीतू बहुत ही ओबीसी समाज के हैं, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती हैं, और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हार जाएंगे। पर राहुल गांधी का देखिए आप कि वो हार गए, उसके बावजूद उनमें यकीन दिखाया उन्होंने। और ये उमंग सिंगार हैं, ये जो हैं ये आदिवासी नेता हुई है, बहुत बड़ी जमुना देवी पूरे के पूरे निमाड़ क्षेत्र में की बड़ी जुझारू नेता हुई है। बड़ी प्रकाश चंद्र जी सेठी के समय उप मुख्यमंत्री भी थी। ये उनके भतीजे हैं, और काफी ये इनकी बस एक ही चीज रही कि इन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ काफी मुहिम चलाई थी। और ये कटारे भी जो हैं, हेमंत कटारे, ये भी काफी युवा और काफी कई संकटों से निकल के आए हैं। तो ये जो लोग निकल के आए हैं मध्य प्रदेश में, और ये जो वहाँ आए हमारे बने हैं चरणदास महंत छत्तीसगढ़ में, जो 2 लोग जीते थे पिछली बार 2019 का चुनाव लोकसभा का, उसमें एक जो है इनकी पत्नी थी कोरबा से जी, चरणदास महंत की पत्नी थी जो जीती थी। और ये तो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से चरणदास महंत काफी ताकतवर नेता रहे हैं। तो इनको अभी बीच में कोशिश चली थी ये छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल को नेता बना दिया जाए वहाँ प्रतिपक्ष का, पर राहुल गांधी ने पूरा का पूरा मामला बदल दिया। और वैसे ही ये जो पूनिया है, ये अभी राजस्थान के चुनाव में इन्होंने काफी काम किया है। देखिए, जो इस समय जरूरत है वो ये है कि जो बीजेपी का हाई कमान है ना, उसको लगातार एंगेज रखना कि ये कर रहे हैं कुछ जी, और इनको परेशान करना। ये जो लोग हैं जो बने हैं, ये तीनों मुख्यमंत्रियों की नींद खराब कर देंगे तीनों राज्यों में। अभी नहीं कर पाएंगे ये लोग, और विधानसभा में जवाब ही नहीं दे पाएंगे। ये इस तरह के लोग हैं। चरणदास महंत तो विधानसभा के अध्यक्ष थे अभी जो पिछली विधानसभा थी उसमें। तो इसलिए क्या है कि ये जो आज हुआ है काम, इनका जो उद्धव की जो रैली है, या इन तीनों का ये जो तीनों राज्यों में अपॉइंटमेंट है, ये उन लोगों को जवाब है राजीव जी, जो बातें कर रहे थे कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब आप बताइए कि 3 तारीख को रिजल्ट आए थे, 10 तारीख को पहला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में अपॉइंट होता है, 11 को दूसरा मध्य प्रदेश में होता है, 12 को राजस्थान में होता है। और आपने खुद ही ने कहा कि वो पर्ची जब खोली उन्होंने, वसुंधरा ने, तो क्या चेहरा बन गया। और आज तक मंत्रिमंडल नहीं बन पाए वहां तीनों जगह, पूरे इतने झगड़े चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस में दिग्गजों को हटाकर राहुल गांधी ने अक्रॉस मैसेज दिया कि वो क्या करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही नहीं, यूपी में क्या करने वाले हैं, बिहार में क्या करने वाले हैं। तो ये जो हो रहा है वो काफी, मैं मानता हूं काफी सिग्निफिकेंट है। और ये कमलनाथ की ने जो, देखिए क्या होता है राजीव जी, कमलनाथ ने अगर गलती नहीं की होती
जो ज्योतिरादित्य के खिलाफ कमेंट की थी जब कि पब्लिकली, जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि ज्योतिरादित्य ने धमकी दी है कि वो आंदोलन करेंगे सड़कों पर आकर, तो उन्होंने कहा करने दो उनको, आंदोलन करेंगे तो हम भी देख लेंगे। ये ट्रिगर था ज्योतिरादित्य के लिए कांग्रेस छोड़ने का। अखिलेश की बात मत करो, ये उनका पब्लिक कमेंट था सीटों के बंटवारे पर। और अखिलेश देखिए आपने किस तरह नाराज हुए और 70 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए और इंडिया अलायंस को कितना मतलब उसकी रेपुटेशन पे। और फिर इंडिया अलायंस की भोपाल में बैठक नहीं होने दी कमलनाथ ने जी, केवल इसलिए कि वो जो सनातन का मुद्दा है वो उसके कारण डीएमके के लोग वहां आएंगे और सनातन का मुद्दा उठेगा, तो उनको लगा कि ये कांग्रेस हार जाएगी। अच्छा हुआ बैठक नहीं हुई, क्योंकि कमलनाथ हार जाते तो वो पूरा ठीकरा इंडिया अलायंस की बैठक के सिर पे फूटता कि इन्होंने बैठक करवाई इसलिए मैं हार गया। तो अब तो कम से कम ये हो गया ना कि बागेश्वर और ये तमाम चीजों के कारण कुछ फर्क नहीं पड़ा, और जो सॉफ्ट हिंदुत्व उन्होंने किया कमलनाथ ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तीनों जगह चुनाव हारना राहुल गांधी की योजना का हिस्सा था। वो जानबूझ करके हारे जिससे कि ये तीनों जगह पर परिवर्तन करके लोकसभा की तैयारी कर सकें। तीनों जगह अगर यही मठाधीश होते अभी तो फिर वो की वही चीज होती और पूरा का पूरा कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ता और एक बार फिर राहुल गांधी किसी इस्तीफे टाइप घोषणा के लिए बाध्य होना पड़ता। तो ये जो हुआ, अपन तीनों को बधाई दें, गहलोत को, कमलनाथ और भूपेश बघेल को, कि तीनों ने मिलके कांग्रेस को बचा लिया और इंडिया गठबंधन को मजबूत किया। हमको उसके ऊपर विलाप नहीं करना चाहिए, हार पर खुश होना चाहिए और प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए। जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। कम से कम इन तीनों में हार के बाद अब कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले यहाँ बार बार इन चेहरों की तरफ, कमलनाथ हों या अशोक गहलोत हों या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, इनकी तरफ राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं देखना होगा। अब वो साफ दिखाई दे रहा है। जीतू पटवारी को सामने लाना, चरणदास महंत को लाना, पूनिया को लाना, ये सब जो डिसीजंस हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ एक भार सिर से उतर चुका है, राहुल गांधी के सिर से। और अपने हिसाब से जैसे रेवंत रेड्डी उधर तेलंगाना में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े, यंग नेता, युवा चेहरा, और उस चेहरे ने वहाँ 10 साल और बहुत मजबूती के साथ काम करने वाले केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव की सरकार को उखाड़ फेंका। और अब यहां से आगे की रणनीतियां नजर आती हैं, साफ साफ नजर आती हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की लीडरशिप में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 हो या महारैली जो आरएसएस के मुख्यालय में होने जा रही है कांग्रेस की 28 दिसंबर को, इसी महीने जब कांग्रेस अपने स्थापना का 138वां दिवस मनाएगा, दिन मनाएगा। और सबसे बड़ी बात उसके साथ साथ कि 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक भी है और अब क्राउड फंडिंग की ओर भी कांग्रेस पार्टी जा रही है। और आज सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ढेरों पैसे जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में दिए जा रहे हैं, लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं कि हमने उस फंडिंग में, उस कांग्रेस की अपील में हमने योगदान दिया है। तो बहुत कुछ यहाँ कांग्रेस के इर्द गिर्द आज पूरा का पूरा दिन दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो कमजोरी साफ नजर आ रही है। चर्चा उसकी हमने की, आगे भी करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्रवण गर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेम कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े थे शिवेंद्र जी और प्रोफेसर रविकांत जी, उनको भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे और इस गंभीर चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। असलम चिश्ती जी लिख रहे हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण व